किसी भी कंपनी के शेयर को मल्टीबैगर मतलब कई गुना रिटर्न देने वाला स्टॉक मानने के लिए क्या कोई जादुई चेकलिस्ट होती है? आज हम एक ऐसी ही चेकलिस्ट की चीड़-फाड़ करने वाले हैं और हमारे स्कैनर पे है एक सरकारी कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। एक 12 पॉइंट की चेकलिस्ट का इस्तेमाल करके इस स्टॉक का कह सकते हैं कि एक गहरा विश्लेषण किया है। तो आज का हमारा मिशन एकदम साफ है। हम इस चेकलिस्ट को समझेंगे, हर कसौटी को परखेंगे और देखेंगे कि एनबीसीसी इन 12 में से कितनी शर्तों पर खरा उतरता है और अंत में इसके चार्ट पर एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न बन रहा है। उसकी कहानी भी समझेंगे। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। ये नजरिया वाकई दिलचस्प है क्योंकि अक्सर लोग या तो सिर्फ फंडामेंटल्स देखते हैं या फिर सिर्फ चार्ट्स। यहाँ दोनों को मिलाया गया है और ये 12 शर्तें सिर्फ हाँ या ना के सवाल नहीं है। ये हमें कंपनी की वित्तीय सेहत और भविष्य की क्षमता के बारे में पूरी तस्वीर देती हैं। बिल्कुल। तो चलिए पहली शर्त देखते हैं। मार्केट कैपिटल 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और एनबीसीसी का आंकड़ा है 32,954 करोड़। तो पहली शर्त तो आसानी से पूरी हो गई। हाँ, देखिए, बड़ा मार्केट कैप कंपनी के आकार और उसकी स्थिरता को दिखाता है। मतलब ये आमतौर पर कम जोखिम वाला माना जाता है। ठीक है। अब दूसरी और तीसरी शर्तें ये दोनों जुड़ी हुई हैं। आरओसी और आरओई दोनों 15% से ऊपर होने चाहिए और एनबीसीसी के आंकड़े हैं आरओसी 33.2% और आरओई 25.50%। अरे वाह, ये आंकड़े तो सिर्फ अच्छे नहीं हैं, ये असाधारण है। असाधारण। हाँ, क्योंकि ये बताते हैं कि कंपनी अपने शेयर धारकों के पैसे और जो भी पूंजी उपलब्ध है उस पर कितना अच्छा रिटर्न कमा रही है। 15% से ऊपर का आंकड़ा बहुत अच्छा माना जाता है और ये तो उससे काफी ज्यादा है। सही है। अब चौथी शर्त पर आते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो ये 1 से नीचे होना चाहिए और एनबीसीसी का आंकड़ा है 0। मतलब जीरो डेप्ट। जी हाँ। स्रोत के अनुसार ये एक डेप्ट फ्री यानी कर्ज मुक्त कंपनी है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कर्ज मुक्त होने का मतलब है कि कंपनी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में खर्च नहीं करती। बिल्कुल। और आर्थिक मंदी के दौर में भी ज्यादा स्थिर रह सकती है। बिल्कुल। तो 7वीं शर्त भी इसी से जुड़ी है। चुकाया गया ब्याज जो कि सिर्फ 5 करोड़ है, मतलब नेट प्रॉफिट के आधे से बहुत ही कम। तो ये शर्त भी पूरी हुई। हाँ, क्योंकि कर्ज ही नहीं है तो ब्याज भी नाम मात्र का है। अच्छा, अब 5वीं शर्त, पी रेशो चार्ट। यहाँ स्रोत की व्याख्या थोड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि स्टॉक की कीमत या तो एवरेज पीई से नीचे हो या उसे पार कर रही हो। ये तो दो अलग बातें हो गई। हाँ, और एनबीसीसी ने हाल ही में अपने एवरेज पीई को पार किया है, तो इस हिसाब से ये शर्त भी पूरी हुई। ठीक है, इस पर हम बाद में वापस आएंगे। ये मोमेंटम का संकेत हो सकता है। यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। अब आती है छठी शर्त, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये 20% या उससे ज्यादा होना चाहिए और एनबीसीसी का आंकड़ा है सिर्फ 5%। ओहो, ये पहली शर्त है जिसे स्टॉक पूरा नहीं कर पाया। 5% का मार्जिन 20% के लक्ष्य से तो बहुत कम है। हाँ। इसका मतलब है कि कंपनी अपने मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से, मतलब कंस्ट्रक्शन से, बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रही है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अब 8वीं शर्त देखते हैं जो है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। स्रोत का अवलोकन है कि पिछले 6 सालों से ईपीएस लगातार बढ़ रहा है, 0.29 से बढ़कर 2.00 तक। अच्छा, ये तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। वो कैसे? बढ़ता हुआ ईपीएस सीधे तौर पर दिखाता है कि कंपनी प्रति शेयर ज्यादा मुनाफा कमा रही है। शेयर धारकों के लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? ठीक है, तो अब 9वीं शर्त, पिछले 10 वर्षों की कंपाउंडेड सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों 10% से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ एनबीसीसी की सेल ग्रोथ तो 11% है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ वो 8% है। तो प्रॉफिट ग्रोथ लक्ष्य से थोड़ा कम रह गई। हाँ, पर स्रोत का निष्कर्ष है कि चूंकि 8% 10% के काफी करीब है, इसलिए इसे पास माना गया है। अच्छा, थोड़ी रियायत दी गई है, कह सकते हैं। अब 10वीं शर्त, बैलेंस शीट का साइज पिछले 4-5 सालों में बढ़ना चाहिए और यहाँ अवलोकन ये है कि साइज लगभग स्थिर रहा है, न बढ़ा है न घटा है। तो ये शर्त तो पूरी नहीं हुई। यहीं पर एक और पेज है। स्रोत कहता है कि ऐसी स्थिति में कंपनी के रिजर्व को देखना चाहिए और रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं, 1270 करोड़ से 2400 करोड़ तक। अच्छा,
ये एक बहुत बारीक अवलोकन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि भले ही बैलेंस शीट का आकार स्थिर हो, लेकिन रिजर्व का बढ़ना ये दिखाता है कि कंपनी मुनाफा कमा रही है और उसे भविष्य के विकास के लिए वापस निवेश कर रही है। ये एक छिपा हुआ पॉजिटिव संकेत है। ठीक है, 11वीं शर्त, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और एनबीसीसी का आंकड़ा पॉजिटिव है। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी के पास अपने रोजमर्रा के काम चलाने और समस्याओं को सुलझाने के लिए पर्याप्त नकदी है। और अब आखिरी यानी 12वीं शर्त, इन्वेस्टर रेशियो। स्रोत का कहना है कि पब्लिक की हिस्सेदारी कम हो रही है, जो एक अच्छा संकेत माना जाता है। और साथ ही एक और प्लस पॉइंट का जिक्र है कि FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो इसका मतलब बड़े निवेशक इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। एकदम। FII की एंट्री को हमेशा एक पॉजिटिव संकेत की तरह देखा जाता है। तो कुल मिलाकर एनबीसीसी ने 12 में से 11 शर्तों को पूरा किया है। स्रोत के अनुसार ये स्टॉक मल्टी बैगर और स्विंग ट्रेड दोनों के लिए पास्ट है। सिर्फ एक जगह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ये थोड़ा कमजोर देखा। बिल्कुल। तो ये तो हुई फंडामेंटल्स की बात। अब आते हैं तकनीकी विश्लेषण पर। चार्ट क्या कहता है? कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब कारोबार कर रहा है और स्रोत में एक बहुत खास पैटर्न की पहचान की गई है, कप और हैंडल पैटर्न। अच्छा, कप और हैंडल। हाँ, इसे अगर सरल भाषा में समझें तो चार्ट पर पहले एक कटोरी जैसा आकार बनता है और उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बनता है। तकनीकी विश्लेषण की दुनिया में कप और हैंडल पैटर्न को अक्सर एक बुलिश मतलब तेजी का संकेत माना जाता है। तेजी का संकेत। हाँ, ये बताता है कि एक गिरावट के बाद स्टॉक में मजबूती वापस आ रही है और ये अपने पिछले उच्च स्तर को तोड़कर ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है। तो इस पैटर्न के आधार पर कितनी बढ़त की उम्मीद की जा सकती है? स्रोत ने यहाँ 2 संभावनाएं बताई हैं। पहली, स्विंग ट्रेड के लिए मतलब छोटी अवधि के लिए 20 से 25% की वृद्धि का अनुमान है। और लंबी अवधि के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए इस पैटर्न के आधार पर 78% तक की वृद्धि हो सकती है। 78%? ये तो बहुत बड़ी बढ़त होगी। हाँ, अगर ये पैटर्न पूरी तरह से काम करता है तो। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी चार्ट पैटर्न 100% गारंटी नहीं देता। ये एक संभावना बताता है, भविष्यवाणी नहीं। सही बात है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का क्या मतलब निकालें? हमने देखा कि एनबीसीसी फंडामेंटल चेकलिस्ट की 12 में से 11 शर्तों को पूरा करता है। कर्ज मुक्त होना, लगातार बढ़ता ईपीएस, ये सब इसके मजबूत बिंदु हैं। एकमात्र कमी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थी। बिल्कुल। और इसके साथ ही तकनीकी चार्ट पर एक कप और हैंडल पैटर्न बन रहा है, जो स्रोत के अनुसार भविष्य में एक बड़ी तेजी का संकेत दे सकता है। तो ये एक ऐसा मामला है जहां फंडामेंटल मजबूती और टेक्निकल तेजी दोनों एक साथ मिलती दिख रही हैं। लेकिन यहाँ ये दोहराना बहुत जरूरी है कि ये जानकारी सिर्फ विश्लेषण और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। ये किसी भी तरह से शेयर खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। निवेश करने से पहले हमेशा अपना खुद का शोध करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकदम सही। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। ये विश्लेषण एक संरचित चेकलिस्ट पर आधारित है जो कंपनी के अंदर की कहानी बताती है। लेकिन एनबीसीसी जैसी सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बाहरी दुनिया बहुत मायने रखती है। अब सरकारी नीतियों की बात कर रही हैं। हाँ, तो सोचिए सरकारी नीतियों में बदलाव या कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी कोई अप्रत्याशित खबर इस स्टॉक के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित कर सकती है। क्या ये बाहरी कारक इस कप और हैंडल पैटर्न को और मजबूत कर सकते हैं या फिर इसे पूरी तरह से अमान्य कर सकते हैं? सोचने वाली बात।